हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज 22 फरवरी है और प्रयागराज में बहुत ज़्यादा भीड़ है और इसी भीड़ की वजह से जो 24 फरवरी की परीक्षा थी वो टाल दी गई है। अब ये परीक्षा 9 मार्च को कराई जाएगी। हालांकि बोर्ड की परीक्षाएं ये 12 मार्च तक चलेंगी, लेकिन इसके पहले 9 मार्च को ही ये परीक्षा करवा ली जाएगी। कारण ये है ना कि महाकुंभ में जो महाशिवरात्रि के अंतर्गत आने वाला स्नान है उसके लिए भी बहुत सारी भीड़ एकत्र हो रही है। लगभग सारे रूट जाम हैं और वहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं उनका भी चलना बड़ा दूभर हो गया है। तो ऐसी कंडीशन में परीक्षाओं का टाल देना शायद उचित था, क्योंकि अगर ये परीक्षाएं अपने नियत समय पर होती तो जो छात्र थे और जो अध्यापक थे शायद वो अपने सेंटर तक पहुंच ही नहीं पाते, क्योंकि भीड़ इतनी ज़्यादा है कि पैदल चलना भी दुश्वार हो रहा है। फिलहाल आपका क्या अनुभव रहा? आप प्रयागराज से हैं तो भी बताइए, और प्रयागराज होके आए हैं तो भी बताइएगा। सबके अनुभव मैं जानना चाहूँगा, पढ़ूँगा और कोशिश करूँगा कि मैं हर कमेंट का रिप्लाई भी करूँ। तो फिलहाल ये छोटी सी खबर है कि 24 फरवरी की जो परीक्षा थी सिर्फ प्रयागराज में टाली गई है। बाकी जगह जो परीक्षाएं हो रही हैं वो अपने नियत समय पर होंगी। तो बाकी जगह यानी कि अगर आप सिर्फ प्रयागराज के बारे में बात करें तो यहाँ पर प्रयागराज में 24 फरवरी की यूपी बोर्ड की परीक्षा टाल दी गई है। बाकी सभी जिलों में परीक्षाएं अपने नियत समय पर कराई जाएंगी। तो बाकी जो जिले वाले हैं प्रयागराज को छोड़कर वो बिल्कुल अपनी तैयारी करें। उनकी परीक्षाएं 24 तारीख को ही हो रही हैं। प्रयागराज में परीक्षा जो है टली है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। आज के अखबारों में भी ये खबर लगभग सभी अखबारों में छापी गई है कि प्रयागराज में यूपी बोर्ड की 24 फरवरी की परीक्षाएं अब 9 मार्च को। लेकिन ध्यान रहे कि बाकी जिलों में परीक्षाएं 24 फरवरी की परीक्षाएं होंगी। जो पेपर आपका छपा हुआ है टाइम टेबल में वही पेपर होगा, कोई बदलाव नहीं है। सिर्फ प्रयागराज में ही ये परीक्षाएं जो 24 फरवरी की थी वो 9 मार्च को गई हैं। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। और एडेड शिक्षकों की सेवा सुरक्षा की व्यवस्था 2 माह में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि शिक्षा सेवा चयन आयोग के बनने के बाद जो भी एडेड शिक्षक हैं उनको अपनी सेवा सुरक्षा को लेकर चिंता सताने लगी थी। विगत लगभग 1.5-2 सालों से तो बहुत सारी कमेटियां बनी, मतलब शिक्षकों ने अपनी अपनी जो है कमेटियां बनाई और आंदोलन किए और विभिन्न तरीके से मांग रखी कि उनकी जो सेवा सुरक्षा है पहले की तरह सुनिश्चित की जाए। फिलहाल अब सरकार ने विधान परिषद में आश्वासन दे दिया है कि आगामी 2 माह के भीतर एडेड शिक्षकों की सेवा सुरक्षा का प्रावधान कर दिया जाएगा। शुक्रवार को विधान परिषद के नेता सदन केशव प्रसाद मौर्य ने शिक्षक दल के नेता ध्रुव कुमार त्रिपाठी द्वारा एडेड शिक्षकों की सेवा सुरक्षा से जुड़े मुद्दे पर कार्य स्थगन के तहत उठाए गए प्रकरण पर कहा कि 5 मार्च को सदन का सत्र समाप्त होने के पश्चात वे इस प्रकरण में सभी पक्षों के साथ मिलकर 2 महीने के अंदर सर्वमान्य हल निकाल लेंगे। तो खैर, जब आप शिक्षक बन जाएंगे तो इसकी ज़रूरत आपको तब पड़ेगी। अभी तो हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कहाँ पर आप शिक्षक बन सकते हैं, क्योंकि शिक्षक बनना, नौकरी लेना बड़ी ज़रूरी है। देखो 2025 में जो लोग बीएड कर रहे हैं ना उनको तो एक आसानी होने वाली है। अभी तो बीएड के लिए 2 साल का बीएड है। दूसरी बात यह है कि बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के द्वारा ये परीक्षा करवाई जा रही है, लेकिन 2026 से बीएड, एमएड और आईटीईपी का मतलब 4 साल का जो बीएड होगा, इंटीग्रेटेड जो बीएड होगा, जिसमें बीए बीएड जिसे अभी आप कहते हैं ना उसका नाम बदल जाएगा। तो अब एनटीए के द्वारा ये परीक्षा करवाई जाएगी। मतलब जैसे कि अभी आपने देखा कि यूजी और पीजी के लिए एनटीए प्रेस परीक्षा करवाता है, उसी प्रकार से अब बीएड, एमएड और एनटीईपी के लिए भी आईटीईपी के लिए भी जो प्रेस परीक्षा होगी इसका आयोजन एनटीए करवाएगा। थोड़ा सा एन और आई में कंफ्यूज हो गया। चलो, शैक्षणिक सत्र 2026-27 से बीएड, एमएड और 4 साल का शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम आईटीईपी में दाखिला राष्ट्रीय संयुक्त प्रवेश परीक्षा की मेरिट के आधार पर मिलेगा। स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के मकसद से अगले सत्र से बीएड, एमएड और 12वीं कक्षा के बाद शिक्षक वाले अब यहाँ पर जैसे कि होता है ना कि बीटेक करने वाले इंजीनियर बनेंगे, एमबीबीएस करने वाले जो है डॉक्टर बनेंगे, तो वैसे ही अब यहाँ पर प्रयास ये किया जा रहा है कि इंटर के बाद ही ये तय कर दिया जाए कि जो लोग शिक्षक बनना चाहते हैं वो लोग आईटीईपी कोर्स करें, मतलब 4 साल का कोर्स वो कर लें। तो इस प्रकार से, और ये भी है ना कि 2030 तक बीएड को पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। बीएड और जो आपकी बीटीसी है दोनों ही बंद हो जाएगी। इसके बाद केवल आईटीईपी ही चलेगा। खैर, अभी 3-4 साल का समय बचा हुआ है। अभी तक बीएड की पढ़ाई करवाने वाले कॉलेज और विश्वविद्यालय नेशनल टेस्टिंग एजेंसी विश्वविद्यालयों की अपनी प्रवेश परीक्षा और अंकों के अन्य मानकों के आधार पर मेरिट तैयार करके सीट आवंटित करते हैं। लेकिन
अब 2026 से यानी कि अगले सत्र से आपको एनटीए का फॉर्म भरना पड़ेगा। और ये सारी जो चीज़ें हो रही हैं ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी में सारी बातें कही गई हैं, उसी के लिए यह जो बदलाव है वो किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, और ये खबर तो मैंने आपको बताई दी थी। खैर थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो हाँ, दूरस्थ शिक्षा से कर सकेंगे 9वीं से 12वीं तक की पढ़ाई। तो अब प्रदेश में केंद्र सरकार के राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान यानी कि NIOS की तर्ज पर राज्य मुक्त विद्यालय परिषद की स्थापना की जाएगी। अभी तक आपने NIOS का नाम सुना था। NIOS में आप घर बैठे पढ़ाई कर सकते हैं, और बहुत सारे बच्चे जो असफल हो जाते हैं वो NIOS से ही अपनी परीक्षा को पास करते हैं। तो इसी प्रकार से अब एक राज्य मुक्त विद्यालय परिषद बनाया जाएगा। विश्वविद्यालय परिषद बन चुका है जिसमें राजर्षि टंडन वगैरह हैं, जिसमें आप घर बैठे करस्पॉन्डेंस से बहुत सारे कोर्सेज कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से 9वीं से 12वीं तक की जो पढ़ाई है वो भी राज्य मुक्त विद्यालय परिषद के अंतर्गत आप कर पाएंगे, बिल्कुल उसी प्रकार से जिस प्रकार से NIOS के अंतर्गत आप पाठ्यक्रम को पूरा करते हैं घर बैठे करस्पॉन्डेंस के माध्यम से। तो 9वीं से 12वीं तक की पढ़ाई जो है अब राज्य मुक्त विद्यालय परिषद के द्वारा आप कर सकेंगे। फिलहाल इसके लिए 4.40 करोड़, लगभग 4.5 करोड़ का बजट जो है प्रावधान में लाया गया है। हाई स्कूल के बाद काफ़ी संख्या में युवा ऐसे होते हैं जो इंजीनियरिंग और मेडिकल आदि प्रौद्योगिकी परीक्षाओं की तैयारी के लिए मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान से इंटर करते हैं। वहीं कई अन्य कारणों से भी हाई स्कूल या इंटर न कर पाने वाले युवा भी इस माध्यम का प्रयोग करते हैं। वर्तमान में प्रयागराज में पत्राचार शिक्षण संस्थान से मुक्त विद्यालयी माध्यम से इंटर यानी कि 11वीं 12वीं की पढ़ाई करने की व्यवस्था है। तो ये भी एक थोड़ा सा चेंज आपको आने वाले समय में देखने को मिलेगा। और 2026 से ये न्यूज़ मैंने आपको बता ही दिया है। और साथ ही साथ थोड़ा सा और आगे बढ़े तो सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी की आवासीय कोचिंग का आवेदन 15 से। तो अगर आप सिविल सेवा यानी कि IAS और PCS बनना चाहते हैं, लेकिन आपका जो मतलब आय है, पारिवारिक आय है, वो 8 लाख रुपए से कम है, तो ऐसी कंडीशन में आप समाज कल्याण विभाग की इस कोचिंग में एडमिशन ले सकते हैं। तो फिलहाल लास्ट डेट तो 31 मार्च है, आवेदन 25 तारीख से शुरू हो जाएंगे। 25 फरवरी से आवेदन जो है शुरू हो जाएंगे। अभ्युदय कोचिंग के बारे में यहाँ पर बात हो रही है, हालांकि नाम नहीं दिया गया है, लेकिन यह अभ्युदय कोचिंग ही है। इसमें आप सिविल सेवा यानी कि IAS और PCS अधिकारी बनने का अगर आप सपना देख रहे हैं तो गरीब और मेधावी युवाओं की तैयारियों के लिए समाज कल्याण विभाग ने अपनी कल्याणकारी योजना के तहत उनका मार्गदर्शन किया है। विभाग संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा 2025 के प्रतिभागियों को निःशुल्क आवासीय कोचिंग की सुविधा उपलब्ध कराएगा। आवासीय कोचिंग की इस योजना में प्रवेश के लिए वेबसाइट 25 से खुलेगी और चलेगी कब तक, तो 31 तक चलेगी। और आपको बता दें कि इन सेंटरों में 1100 प्रतिभागियों के पढ़ने और आवासीय सुविधा रहती है। लखनऊ में 2 सेंटर हैं और सबसे अधिक भागीदार वाले भवन में बालकों की संख्या 300 सीटें हैं। बालकों की कितने हैं? 300 सीटें हैं। हापुड़ में 200 सीटें हैं। लखनऊ के अलीगंज में बालिकाओं के लिए 100 सीटें हैं। वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर, अलीगढ़ और आगरा में भी 100 सीटें हैं। कहाँ पर आप आवेदन करेंगे? तो आवेदन जो है आप समाज कल्याण की जो वेबसाइट है www.socialwelfareup.upsdc.gov.in पर जाकर आप 31 मार्च तक कर सकेंगे। तो ध्यान रखिएगा इसको। इसके बाद बच्चों को अनिवार्य शिक्षा न मिलने के जिम्मेदार अधिकारियों पर क्यों न कड़ी कार्रवाई की जाए। तो ये मामला थोड़ा सा इस प्रकार से है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि प्राइमरी स्कूलों में अध्यापकों के खाली पदों के चलते बच्चों को शिक्षा नहीं मिल पा रही है। यह उनके मौलिक अधिकार का हनन है। इसके जिम्मेदार अधिकारियों पर क्यों न कड़ी कार्रवाई की जाए। यह टिप्पणी न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया की अदालत ने बांदा के कृषि औद्योगिक विद्यालय की प्रबंध समिति की याचिका पर सुनवाई के दौरान की। इस संबंध में अपर सचिव बेसिक शिक्षा उत्तर प्रदेश से व्यक्तिगत हलफनामा मांगा गया है। बांदा स्थित कृषि औद्योगिक विद्यालय कमेटी ने कहा कि एक समय था जब विद्यालय में एक प्रधानाध्यापक व 4 सहायक अध्यापक कार्यरत थे। वर्तमान में विद्यालय में न प्रधानाध्यापक हैं न ही सहायक अध्यापक हैं। 15 नवंबर 2022 को भर्ती परिणाम घोषित किया गया था। हाई कोर्ट से उस पर रोक थी, लेकिन याचिका भी 15 फरवरी 2024 को खारिज हो गई। 1 साल बीतने के बाद भी खाली पदों पर नियुक्ति नहीं हो सकी है। विद्यालय मान्यता प्राप्त और राज्य वित्त पोषित है, उसमें कोई भी सरकारी अध्यापक नहीं है। तो याचिका अधिवक्ता ने दलील दी कि सभी बाधाएं हटने के 1 साल बाद भी खाली पदों पर
को अब तक क्यों भरा नहीं गया है। मामला कोर्ट में है। और दोस्तों बात करते हैं पीएम किसान सम्मान निधि के बारे में। तो अगली जो किस्त है कब आ रही है, तो 24 तारीख, यानी कि आज 22 है, तो आज के हिसाब से परसों ये किस्त जारी होने जा रही है। तो 24 को 22,000 करोड़ रुपए की किस्त जारी होगी। तो 19वीं किस्त ये होगी जिसमें 9.8 करोड़ किसान जो हैं वो लाभान्वित होंगे। और इस किस्त के बारे में मैंने पहले भी आपको जानकारी दी थी। फिलहाल अब यानी कि कुल मिला के 24 तारीख को ये किस्त जारी होने जा रही है और ये किस्त बिहार से जारी की जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी ने 24 फरवरी को भागलपुर में एक कार्यक्रम के दौरान किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त जारी करेंगे। इसके तहत करीब 22,000 करोड़ रुपए की राशि 9.8 करोड़ किसानों के खातों में भेजी जाएगी। जिन लोगों ने अपनी केवाईसी कर रखी है उन्हीं के खाते में यह राशि आएगी। तो अगर आपने अभी तक अपनी जो खसरा खतौनी वाली केवाईसी है नहीं करवाया है तो उसको आप लोग करवा लीजिए, क्योंकि उसके बगैर ये राशि नहीं आ रही है। आपको याद होगा शुरुआत में तो बहुत सारे किसान पाते थे, लेकिन क्रमशः अब ये जो राशि है ना कम किसानों के खातों में भेजी जा रही है। क्रमशः थोड़ा सा इसमें छटनी भी की गई है। और अब एक खबर आ रही है बिहार से। बिहार में टीटी, जिसको बिहार में एसटीटी कहते हैं, तो एसटीटी की परीक्षा शिक्षा विभाग के निर्देश के बाद होगी। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर ने कहा है कि टीटी या एसटीटी परीक्षा आयोजित करने के संबंध में शिक्षा विभाग के निर्देशों का ही पालन किया जाता है। नियुक्ति के अनुसार ही इन परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा। सरकार जब इन परीक्षाओं को कराने का निर्देश देगी तो बोर्ड उसका आयोजन कर उसका मतलब यहाँ पर ये है ना कि अब सरकार जब कहेगी तो उसके बाद ही एसटीटी के लिए आयोजन किया जाएगा। फिलहाल अभी एसटीटी के बारे में कोई भी जानकारी प्राप्त नहीं हो रही है। और यहाँ पर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के जो अध्यक्ष हैं आनंद किशोर, उन्होंने कहा है कि टीटी या एसटीटी परीक्षा आयोजित करने के बारे में जब शिक्षा विभाग की गाइडलाइन प्राप्त होगी उसके बाद ये जो परीक्षा है वो आयोजित की जाएगी। और फिलहाल एक खबर और भी आ रही है कि पढ़ाई में पिछड़ा उत्तर प्रदेश, 7 लाख बच्चे स्कूल से दूर। केंद्र सरकार ने दिए राज्यवार आंकड़े। तो गुजरात जैसे आर्थिक रूप से समृद्ध राज्य में भी 54,500 से अधिक बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। मध्य प्रदेश और हरियाणा में भी स्थिति चिंताजनक है। वहीं 30 से 40,000 के बीच छात्र स्कूल नहीं जाते हैं। बिहार जो शिक्षा के मामले में पहले से पिछड़ा हुआ, वहाँ भी लगभग 25,000 बच्चे स्कूल से दूर हैं। और अगर बात करें यूपी के बारे में तो यूपी में 7 लाख बच्चे स्कूल से दूर हैं। ये आंकड़े जो है वाकई चिंताजनक है। कारण आप समझ रहे होंगे कि एक तरफ तो जो है सरकार की ओर से ये बयान आता है, जो शिक्षा मंत्री वो कहते हैं कि हमारे यहाँ छात्र शिक्षक अनुपात बिल्कुल सही है, हमारा रेशियो बिल्कुल मेंटेन है। ऊपर से आंकड़े इस प्रकार से आ रहे हैं कि 7 लाख बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं। तो भाई साहब ये जो 7 लाख बच्चे हैं इनको शिक्षा का अधिकार कब मिलेगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। सरकार को भी इस पर विचार करना चाहिए। और सब कुछ तभी सफल माना जाएगा जब कम से कम प्राथमिक शिक्षा तो सबको मिल सके। तो निश्चित रूप से यह एक बहुत ही चिंताजनक विषय है। देखते हैं सरकार इसका संज्ञान कब लेती है। फिलहाल आज के समाचारों में बस इतना ही। शीघ्र ही मिलते हैं हम आपसे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।